बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बुरी खबर सोलर सार्फिन के लिए कि हुकूमत ने कहा है कि जी नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करेगी। आज वज़ीर साहब हैं जो तवानाई के, उन्होंने कहा है, अवैस लगारी साहब ने। और मज़ीद क्या बुरी खबर हो सकती है, ये बात आज आपसे करेंगे। इससे पहले 18% GST की बात तो चल ही रही है, ये बात आपसे करेंगे। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि IMF का वफद पाकिस्तान आ गया, 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। क्या उसके होने से फ़ायदा होगा, क्या स्टॉक मार्केट दोबारा से उठ सकेगी, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ट्रंप और ज़ेलेंस्की का जो वाक़या हुआ है, उसके बाद से यूरोप और अमेरिका आपस में तकसीम हो गए हैं। क्या दुनिया दोबारा से 2 खित्तों में तकसीम हो रही है? यूरोप का अब क्या रिएक्शन होगा? ट्रंप ने जो किया वो कितना अनप्रेसिडेंटेड था और किस किस्म का रिएक्शन उस पर आ रहा है, ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा जी वसीम अकरम भी फेक न्यूज़ का शिकार हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी वो फेक न्यूज़ उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। और मुश्ताक और उनके हवाले से जो बात हुई थी उस पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्यों हो रहा है। और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है आपका दूसरा रोज़ा होगा मेरी तरह, और अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। अच्छा जी, बुरी खबर सुन लें। रोज़े और इबादत है चूँकि, तो हम गाली नहीं दे सकते, कोई बुरी बात नहीं कर सकते, लेकिन अवैस लगारी साहब का आज एक फिर बयान आया सोलर सार्फिन के लिए। पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब सोलर सार्फिन हैं और उन बेचारों ने 3000 मेगावाट बिजली पैदा की है अपने पैसे लगा कर, अपनी मेहनत से, इस बिलों के झंझट से जान छुड़ाने के लिए, इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए कि हर महीने जो हुकूमत को बदुआएं देनी हैं उससे बच जाए। हुकूमत को बदुआओं से बचाने के लिए अपने सोलर मीटर लगाए। हुकूमत ने एक पॉलिसी दी कि आप बिजली पैदा करें, हम आपसे ख़रीदेंगे, आपको ये रियायतें मिलेंगी, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपको सोलर बिजली फ्री हो जाएगी, आप पैसे लगाएं। ये हुकूमत का वादा था, उस वादे पे लोगों ने सोलर लगवाए। अब हुकूमत कह रही है कि जी नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करेंगे, मज़ीद बिजली नहीं ख़रीदेंगे। मज़ीद बिजली शायद IPPs के रेफरेंस से उन्होंने कहा। आज कोई इंटरनेशनल वफद आया था बिजली के प्रोड्यूसर्स का, उनको उन्होंने कहा कि जी IPPs के साथ हमने एग्रीमेंट को रिवाइज़ किया। ये तो अच्छी बात है। IPPs तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ यार, अरबों कमाती हैं, उनके साथ रिवाइज़ करें, उनसे सस्ती बिजली लें, उनको कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस दे दें, उनको मज़ीद कैपेसिटी पेमेंट ना दें, उनके साथ जो डील करनी है आप करें। वो आपके साथ 2 नंबरी कर रहे थे, कोई आप कह रहे हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, उन्होंने बिजली पैदा इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितनी हमें बता के पैसे लेते रहे मुफ्त के, वो सब करें। लेकिन गरीब कंज्यूमर को, जिस 10 मरले के घर में रहता है, कनाल के 5 मरले के घर में रहता है, जो उस बेचारे ने तो जोर लगा के कर्जे पकड़ के बिजली के अपने सोलर वो लगाएं। पहले तो आपने ये कह दिया आप कि जी उनसे 18% GST लगाया जाएगा, फिर अब ये कह रहे हैं कि उनकी रैशनलाइजेशन की जाएगी, मतलब डिस्करेज किया जाएगा बेसिकली कि नेट मीटरिंग इस तरह नहीं हो सकती। पहले भी नेट मीटर्स वालों के साथ एक फ्रॉड तो ये हो रहा है कि जो हमारे से बिजली ख़रीदी जाती है, यानी जो सोलर बिजली पैदा करते हैं उनसे बिजली बहुत सस्ती ख़रीदी जाती है, 18-20 रुपये, और वापस उनको 50 रुपये यूनिट दी जाती है। ये बेइंसाफ़ी देखें। बाकी जगहों से महंगी बिजली खरीदती है, हमसे सस्ती बिजली ख़रीद कर भी हमें महंगी देती है। पहली बात तो ये है, यानी सोलर सार्फिन से। दूसरी बात, अब 18% GST की बात कर रहे हैं, आप कुछ और डिस्करेज करने के मेजर्स ले रहे हैं, तो ये इंतहाई ज़्यादती है। ताहम जिन लोगों ने अभी तक सोलर नहीं लगवाए और वो इन बातों से डिस्करेज हो रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा डिस्करेज ना हो, अभी भी सोलर लगवा लें। सोलर लगवाने के और भी ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अब लिथियम आयन बैटरीज जो पहले 4-4 लाख रुपए की मिलती थी, अब 1.5-1.5 लाख की मिलना शुरू हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, और वो आपको आज़ाद कर देती हैं वापडा से। और 1000 वापडा से देता है आदमी को निजात, वो एक बैटरी जिसे तो ग्रां समझता है। तो वो बैटरी अगर आप लगवा लें तो उसके बाद वापडा का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, फिर किस मुंह से वो आपसे टैक्स लेंगे और कुछ करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अभी भी आप सोलर लगवा लें, हुकूमत उतना बिल नहीं लेगी जितना कि बिल आपसे दूसरे तरीके से लेगी। तो इसलिए हुकूमत ये डिस्करेज करने के लिए बयान फीलर छोड़ती रहती है, लेकिन अगर आप सोलर लगवाने के मरहले में हैं तो आप ज़रूर लगवा लें, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ आज की, और दूसरी खबर ये है कि IMF का वफद पाकिस्तान पहुँच गया है और 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहेगा। आज बाय द वे स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत गिरी थी, बहुत ज़्यादा गिरी है, और उसकी वजह यही थी कि IMF के हवाले से अभी तक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या करेगा IMF। ज़ाहिर है दूसरा बाय एनुअल रिव्यू होता है, जो हमें पैसे दे रहे हैं $7 अरब, तो उसका रिव्यू करने आ रहे हैं पहली दफ़ा। तो वो रिव्यू मोस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्याल में रिव्यू हो जाएगा। पाकिस्तान ने कोई ऐसी गलती नहीं की जो IMF के मायदे की खिलाफ वर्जी हो, तो वो आके जायज़ा लेंगे। वो पाकिस्तान में नेपरा वालों से मिलेंगे, बिजली वाले महकमों से मिलेंगे, एग्रीकल्चर वाले महकमों से मिलेंगे, स्टेट बैंक के नुमाइंदों से मिलेंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग मिलेंगे और जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की जो बात की गई थी, जो हमने बातें की थी इनको कि ये रिफॉर्म कर दो, वो रिफॉर्म कर दो, वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये 2
ہفتے تک کا مشن ہوگا, واپس جائے گا اور پاکستان کے بارے میں امید ہے کہ اوکے رپورٹ دے گا, اور پھر آئی ایم ایف کی اگلی قسط آ جائے گی. آئی ایم ایف کی اگلی قسط آتے ہی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ سے اٹھ جائے گی. جو سارے ماہرین ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ عارضی طور پہ تھوڑا سا بلش ٹرینڈ یعنی بیرش ٹرینڈ ہے. یہ بلش ٹرینڈ جو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے 2023 کے جون جولائی سے, وہ جاری رہے گا. صرف یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ فروری کا مہینہ ذرا اسٹاک مارکیٹ کے لیے برا رہا ہے. اس سے پہلے دسمبر سے لے کے تھوڑا سا نیچے گئی ہے, لیکن نیچے بھی ایسی نہیں گئی کہ اپنی حدیں توڑی ہوں یا 1,05,000 پہ چلی گئی ہو, 1,10,000 سے نیچے نہیں جاتی. تو اس وجہ سے امیدیں ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوگی, ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی, انویسٹر کو بھی کانفیڈنس ملے گا. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک شاید مانیٹری پالیسی دوبارہ جو اناؤنس کرے اس میں 0.5 جو ہے وہ شرح سود کو مزید کم کر دے, تو اس سے بھی مزید بہتری کی گنجائش ہے. اچھا جی, آئی ایم ایف کے حوالے سے تو بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جی وسیم اکرم بھی فیک نیوز کا شکار ہو گئے. وسیم اکرم اور وقار یونس وغیرہ ایک شو کرتے ہیں 10 اسپورٹس پہ, تو وہاں پر انہوں نے ایک دن ویڈیو چلائی مشتاق احمد کی, جو کہ 92 کے ورلڈ کپ کے ان کے ٹیم میٹ تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا 92 میں انہوں نے گراہم گوچ کو آؤٹ کیا تھا, تو جس کی وجہ سے پاکستان میچ جیتا تھا. مطلب ان کے کپتان کو بڑی خطرناک وکٹ لی تھی, اور بڑی وکٹیں لی تھی پورے ورلڈ کپ میں مشتاق نے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی مشتاق نے, اور اس میں کہا کہ وسیم اور وقار کی وجہ سے میرا کیریئر آگے نہیں بڑھ سکا, میں آل راؤنڈر نہیں بن سکا, یہ مجھے باؤنسر مارتے تھے, مجھے ہیرس کرتے تھے. اور یہ ویڈیو جناب فخر عالم جو شو کے ہوسٹ ہیں انہوں نے چلا دی, اور وقار وسیم بیٹھے ہوئے تھے. اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ آپ کو سو کریں گے وہ وسیم اور وقار کے, انہوں نے میرے کیریئر خراب کیا. پتہ نہیں ایک کو $15 ملین, ایک کو $20 لاکھ جرمانے کی نوٹس ہے. یہ بات کی, اور اس پہ وسیم اکرم نے کہا کہ تم تھے ہی آل راؤنڈر نہیں, تمہیں میں نے نائٹ واچ مین بھیجا تو دوسری بال پہ انڈا دے کے آ جاتے تھے. تو مجھے تو پتہ لگ گیا تھا کہ مذاق ہے, کیونکہ وسیم اکرم کے شو میں بیٹھ کے تو وہ چیلنج نہیں چلائیں گے, اور نہ وہ سارے کہیں گے یہ بریکنگ نیوز ہے. بعض میڈیا کے اداروں نے اس کو خبر کے طور پہ چلایا کہ جی یہ مشتاق نے ان کو سو کرنے کا کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ میں تمہیں دیکھ لیں گے. اس بات پر آج وسیم اکرم کا بیان چل رہا ہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے, یہ فیک نیوز تھی, صحافیوں تم لوگوں نے تحقیق کیوں نہیں کی, اور تحقیق نہیں کرتے ہو تو فیک نیوز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہتے ہیں کہ تمہیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سچی خبر دینے کے لیے, تم نے لیزی جرنلزم کا مظاہرہ کر کے خبر بنا دی. تو یہ بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ تحقیق کر لینی چاہیے. مشتاق سے پوچھ لیتے کہ کیوں واقعی آپ کیس کرنے جا رہے ہیں, وسیم اکرم سے پوچھ لیتے, وہ کہتے ہیں مجھے میسیج نہیں کیا, مجھے میسیج کرنا آسان تھا لیکن میسیج کر کے وہ ان کی خبر مر جاتی, تو انہوں نے کہا نہیں کام نہیں کرنا, یہ کرنا. تو بہرحال فیک نیوز کا شکار وہ بھی ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ فیک نیوز کا شکار ہو چکے ہیں. جب ان کی لسٹ میں نام آ گیا تھا کوئی کہ جی طلاق یافتہ لوگوں کی, تو اس پہ ان کی بھابھی کے حل سے کہ جی شاید انہیں طلاق دے دی, انہوں نے کہا تھا یہ فیک نیوز ہے, انہوں نے کوئی طلاق نہیں دی. اب آتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف, اور آخری خبر ہے جی زیلنسکی اور ٹرمپ کا جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہوگی, امید ہے لائیو ٹی وی پر. او ہو وہ جناب میں دیکھ کے مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ اصل میں ہو رہا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا دنیا میں ایک پریزیڈنٹ دوسرے پریزیڈنٹ کو اوول آفس وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اس طرح بات کریں گے جس طرح کہ وہ محلے کے لڑکے کہتے ہیں ہاں بھائی کٹ سڑے پیسے, ایک دوسرا بلی آ جاتا ہے, تیسرے آ جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے زور لگاتے ہیں, اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے, یو آر آل ڈریسڈ اپ مین, یعنی اس کا طنز مذاق اڑا رہے ہیں کہ تو کیا ٹی شرٹ اور وہ پہن کے آ گیا. اور ان کے جو چمچا صحافی ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے اچھے, آپ نے سوٹ کیوں نہیں پہن کے آئے. اس نے کہا بھائی میں جنگ کی حالت میں ہوں. ٹرمپ نے جناب زیلنسکی کو بہت بے عزت کیا, اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کارڈز نہیں ہے, تم لوگ 2 ہفتے نہ جیت سکتے اگر ہم نہ مدد کرتے, میں نے تمہیں پیسے دیے تھے, اب ڈیل کرو پوٹن کے ساتھ. یعنی روس کے ساتھ یوکرین کی جنگ بندی کروانا چاہتا ہے ٹرمپ, اور زبردستی یوکرین کو کہہ رہا ہے. یہ وہ یوکرین ہے ناظرین جو 1990 کی دہائی میں جب یہ آزاد ہوا تو اس کے پاس 2000 ایٹم بم تھے. اس کو امریکہ, ویسٹ, چائنا, رشیا سب نے گارنٹی دی کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیں اور پھر آپ کی سیکورٹی کی گارنٹی ہم دیتے ہیں. آج اس کو کہا کہ اس کی گردن پہ لات رکھ کے امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم صلح کرو, اور جو ہو گیا بھول جاؤ, جو روس نے تمہیں مارا, جو ماس گریوز ہیں, جو کچھ ہوا ہے بھول جاؤ. یہ ہوتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ ضعیف ہوں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کمزور انسان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اسی لیے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہمارے لیے بہت بڑا ڈیٹرنس ہے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ کمزور کی کوئی طاقت نہیں ہوتی, اور کمزور کو دنیا کا دستور ہے کہ طاقت, مائٹ از رائٹ,
जहाँ जिसके पास ताकत होती है। तो अब देख लें ये हुआ है। उसके बाद लेकिन ज़ेलेंस्की बाहर तो निकले हैं और ज़ेलेंस्की भी बड़ी हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर गया। अब कोई बंदा ट्रंप के पास जाने को डरता है कि वहाँ पे पता नहीं क्या उनके साथ होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मैं रात देख रहा था कि वो गए हैं ट्रंप में और वहाँ पर भी उनके साथ भी वो लड़े हैं जी। ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट वैंस, उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में फ्री स्पीच नहीं है जी, ये है वो है, उनको बिठा के बेइज्जत करना है। तो उन्होंने आगे से कहा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई मुझे अपने मुल्क में फ्री स्पीच पे बहुत प्राइड है और बहुत फ़ख्र है। और जनाब अब हर कोई उनको खुश करने की कोशिश करता है। जो सहाफ़ी हैं ट्रंप के यानी कि अमेरिका के सहाफ़ी क्रिस्टीना अमानपुर, उन्होंने सर हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि लोगों के सामने आप इस तरीके से आपस में लड़ें, सास बहू की तरह लड़ें। और उस पर जो मीम्स बन रही हैं इंटरनेट पे, हर तरह की मीम्स बन रही हैं। एक लिखा हुआ है कि ए प्रेसिडेंट विदाउट सूट, और एक लिखा हुआ ए सूट विदाउट लीडर। एक लिखा हुआ है ए लीडर विदाउट सूट, और एक तरफ लिखा हुआ है ए सूट विदाउट लीडर। तो और बहुत सारी मीम्स हैं। और दुनिया इस वक्त मतलब दुनिया भर में ये खबर डिस्कस की जा रही है कि ये हुआ क्या है। और ट्रंप चूँकि ख़ुद रियलिटी टीवी में भी रहे हैं तो अब वो रियलिटी टीवी वाली बातें कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उनको अलग किया था, अमेरिका में लोग परेशान हैं। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट 25। प्रोजेक्ट 25 के तहत इमिग्रेंट्स उनकी शामत आई हुई है, तो इसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो ये एक दुनिया में एक पॉलिटिक्स का एक रुख बन रहा है, जिसकी वजह से अब पूरी यूरोपीय यूनियन जो है वो साथ दे रही है ज़ेलेंस्की का। अभी समिट की है यूके में, ज़ेलेंस्की को सबसे आगे रख के उसकी फ़ोटो बनवाई है, उसके साथ उसको बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यूरोपीय यूनियन है, जो इटली के हैं, जो बाकी मुल्कों के जर्मनी के हैं लीडर्स, इन सब ने कहा कि हम ज़ेलेंस्की के साथ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया की इजारादारी तस्लीम ना की जाए और यूक्रेन का साथ दिया जाए, क्योंकि यही मायदा हुआ था कि यूक्रेन का साथ दें। तो बहरहाल अब अमेरिका और यूरोप की भी आपस में ठन गई है और ठीक ठाक हालात कशीदा है। तो एक लीडर जनाब ट्रंप आए और उन्होंने कमाल ही कर दिया है। ये थी जी आज का सच। उम्मीद आपको पसंद आएगा। देखते रहें आज का सच।